हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था आंटी आंडी के जगने के करीब करीब 1 घंटे के बाद वो ब्लैक क्लाउड जो कि पिछले 7 महीने से आसमान को ढक के रखा था, उसमें से बहुत सारे आन क्लान के बंदे बाहर आते हैं और वो लोग पूरा का पूरा शांत रहते हैं और उनकी शांति को देखकर सेंट्रल प्लेस के बंदे समझ जाते हैं ये बस तूफान की पहले वाली शांति है। अब कुछ टाइम के बाद आंटी आंडी भी सबके सामने आता है और वो गुईवान को कहता है, गुईवान तुम हार गए। ये सुनकर गुईवान आंटी आंडी को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एंशिएंट क्लैन के बीच में जो भी फाइट होगा उसके बीच में आम आदमी नहीं आएंगे, लेकिन तुमने नॉर्मल इंसानों को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बात से आंटी आंडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहता है लास्ट में जीतने वाला ही विक्टर होता है। ये बोलते ही वो गुईवान के ऊपर हमला करने लगता है और गुईवान भी काफी इजीली आंटी आंडी के हर एक बार से हारने लगते हैं। अब गुईवान के मिजरेबल हालत को देखकर ज़ूकुन भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके, मतलब ड्रैगन फॉर्म में आके आंटी आंडी के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। अब आंटी आंडी के हरकतों को देखकर हर एक बंदा फील करता है कि दाऊदी का स्ट्रेंथ कैसा होता है। इसी टाइम पर आंटी आंडी ज़ूकुन के सामने एक अच्छा ऑफर रखता है और कहता है, अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेकते हो तो मैं तुम्हारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद फटाक से ज़ूकुन एक पर्पल लाइट को आंटी आंडी के ऊपर थ्रो करते हैं, लेकिन आंटी आंडी काफी इजीली ये अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके वजह से ज़ूकुन के बॉडी से कोई एक झरने की तरह खून बहने लगता है। अब सबको घायल करने के बाद आंटी आंडी ब्लडी आसमानों से बहुत ज्यादा थंडर को रिलीज करके नीचे की तरफ थ्रो करता है और जैसे ही ये थंडर्स नीचे जमीन पर टच होता है, हजारों हजारों संख्या में लोग एक साथ मरने लगते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है शाओ शाओ के ऊपर, जो कि अपनी माँ मेड्यूसा के गोद में होती है और वो अपनी माँ को कहती है, मम्मी क्या डैडी नहीं आएंगे? ये सुनकर शाओ शाओ को मेड्यूसा शांत करवाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पिताजी जरूर आएंगे। और इसी टाइम के दौरान मेड्यूसा फील करती है कि शाओ शाओ के बॉडी में एक इंटेंस एनर्जी फ्लो हो रहा है। उसके बाद वो जैसे ही शाओ मेंबर के बंदों को देखते हैं, उनको पता चलता है शाओलिंग और शाओलिंग की बॉडी और बाकी के शाओ क्लैन के मेंबर की बॉडी 2-2 इंच तक बढ़ गया है। अब ये देखकर गुईवान चिल्लाकर कहते हैं, शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब शोयान दाऊदी क्लास में अपग्रेड हो चुका है। अब सब देखते हैं स्काई मेंशन अलायंस को एक बड़े से लोटस ने कवर कर दिया है, जिसके वजह से स्काई मेंशन अलायंस का बैरियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर कुछ सेकंड के बाद सबके सामने एक बड़ा सा फ्लेम उगता है और कुछ सेकंड के बाद वो शोयान का रूप ले लेता है। अब जैसे ही नीचे प्रेजेंट हुए नॉर्मल लोग शोयान को देखते हैं, वो चारों तरफ से उसे चीयर करने लगते हैं और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है अलायंस के सारे बंदे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अलायंस चीफ आ गए, अलायंस चीफ रिट्रीट से बाहर आ गए, अब हमें कुछ भी नहीं होने वाला। और ये बोलते ही कई सारे लोग तो अपने घुटने पर आ जाते हैं और अभी के लिए ये पूरा अलायंस शोयान को भगवान मानने लगता है। अब अलायंस के 5000 किलोमीटर को ढकने वाला वो बैरियर धीरे धीरे और भी ज्यादा फैलने लगता है। अब देखते ही देखते करीब करीब लाखों लोग उस फ्लेम के अंडर आ जाते हैं और जैसे जैसे ये फायर कर्डन फैल रहा होता है, उस ब्रिलियंट फ्लेम के अंदर का वो फिगर भी और भी ज्यादा क्लियर होता जाता है। एंड में जाकर ये फ्लेम जैसे ही डिसअपियर होता है, वहाँ पर शोयान अपीयर हो जाता है। अब अलायंस के हेडक्वार्टर के थोड़ी सी दूरी पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक झुंड मौजूद होने लगता है और उन्हें देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे ये यही फ्रैक्शन को ही बिलोंग करते हो। और अभी के लिए उन सब के बीच में खड़ा हुआ एक मोटा सा इंसान अपने सर को ऊपर उठाकर शोयान को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे अरे ये तो सच में शोयान है। और उस हट्टे कट्टे बंदे का नाम होता है लूचिंग और उसके पीछे प्रेजेंट हुई एक खूबसूरत सी लड़की कहती है, क्या ये वही इंसान है? और ये लड़की सोच नहीं पा रही होती है जिस बंदे को मैंने 10 साल पहले मिला था और उस टाइम पर वो जियानान एकेडमी पर मेरा जूनियर था, वो अब एक इलाइट दाऊदी बन चुका है। और ये लड़की होती है लूचिंग। अब लूचिंग हंसते हुए कहती है, लूफे इसमें डेफिनेटली कोई गलती नहीं है, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग
टेरिफाइंग है। पहले टाइम में इसका स्ट्रेंथ एकेडमी में मेरे लेवल का था, लेकिन अब देखो ये कहाँ और मैं कहाँ। अब हर एक कोने से कोई ना कोई बंदा शोयान को देखकर इमोशनल होने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है हान क्लान के आर्मी की तरफ, और अभी के लिए वो शोयान को देखकर सबके सब सदमे में चले गए होते हैं। इसी टाइम पर हान क्लान का एक बुढ़ा हॉर्स आवाज में कहता है शोयान। दरअसल बात ऐसी है कि हान क्लान का किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस कुछ महीनों तक यहाँ से गायब होने के बाद शोयान इस दाऊदी लेवल पर अपग्रेड हो जाएगा। अब हांटी आंटी भी सरप्राइज होते हुए कहता है दाऊदी, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अब हमें शोयान को हांटी आंटी की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है, और अभी के लिए शोयान की आंखें अलग अलग कलर में रंग चुका होता है। और अब शोयान हंसते हुए कहता है इस दुनिया में अब सिर्फ तुम अकेले इंसान नहीं हो जो कि दाऊदी क्लास पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब ये सुनकर हांटी आंटी बहुत ही ज्यादा फिरोसियस हो जाता है। अब वो आसमान में दहाड़ने लगता है, और वैसे भी हमें तो पता है आज के इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हांटी आंटी ने कितने महंगी कीमत चुकाए हैं, लेकिन सक्सेस होने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अलावा और एक इंसान जो उसकी आधी एज के बराबर भी नहीं है वो उसके लेवल पर पहुंच चुका है। तो आखिर ये आंटी आंटी को कैसे स्वीकार होता। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये इंसान 1 साल पहले आंटी आंटी के सामने रद्दी बराबर था। अब हमें शोयान के फोरहेड पर एक फायर सेल प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है जो कि अलग अलग कलर में भरा हुआ था, और उसके अंदर से एक अलग ही तरीके की स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर आ रहा होता है। और इसी रिपल के सामने वो नीचे का माग्मा भी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। और इस टाइम पर शोयान का बॉडी आसमान में खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बॉडी से दाओकी की कोई भी रिपल बाहर नहीं आता, जिसके चलते शोयान दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी ह्यूमन दिख रहा था। लेकिन सिर्फ एक जेन्युइन एक्सपर्ट ही ये सेंस कर पाएगा कि उसके छोटे से बॉडी के अंदर कैसी अननेचुरल पावर भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इस स्ट्रेंथ के सामने ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है हांटी आंटी को, और अब हांटी आंटी थोड़ा बहुत सरप्राइज होने के बाद खुद को शांत करता है, लेकिन अभी उसका चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्लूमी होता है। अब वो शोयान को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद डीप आवाज में कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ताओशी एंशिएंट गॉड का सेंट है। ये सुनकर शोयान सॉफ्ट आवाज में हंसते हुए कहता है हाँ, मैंने लकीली एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। ये सुनकर हांटी आंटी चिल्लाकर कहता है डैम नाइट डिवायरिंग फ्लेम। अब शोयान फाइनली अपने हाथों को आगे बढ़ाकर एक ब्रिलियंट लाइट से जुकुन की बॉडी को ढक लेता है। अब इस लाइटनिंग की वजह से जुकुन के बॉडी के वो फ्यूरियस इंजुरी काफी स्पीडली हील होने लगता है। अब जुकुन के बॉडी के चोट सही होने के बाद वो इंस्टेंट ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, और अभी के लिए उनका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा पेल हो चुका था। अब वो शोयान को एक कड़वाहट भरी स्माइल के साथ कहते हैं तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए, लेकिन अगर तुम थोड़ी और देर कर दिए रहते तो फिर वो फेलो अब तक सबका जान ले चुका होता। अब ये सुनकर शोयान एक जेंटल आवाज में कहता है एल्डर जुकुन आप निश्चिंत होकर आराम करो। अब शोयान की बातों से जुकुन फील करते हैं जिसे शोयान के बॉडी की वो पावर ये पूरे दुनिया को सरपास कर चुका हो। अब आगे जुकुन कहते हैं हम हान क्लान के आर्मी को गार्ड करेंगे और हांटी आंटी से तुम डील करना, क्योंकि आखिरकार एक दाऊदी को सिर्फ एक दाऊदी ही संभाल सकता है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब शोयान दोबारा से अपने आंखों को नीचे लेकर सेंस करता है कि अलायंस की आर्मी ने इतना बड़ा लॉस का सामना किया है। वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, और सिचुएशन को देखकर शोयान साफ तौर पे समझ जाता है जैसे हांटी आंटी सभी को खत्म करना चाहता है, जिसके चलते अब शोयान हल्की सी आवाज में कहता है क्या ही रूथलेस मेथड है, और तुमने उस डिटायर की इम्ब्रोनिक पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली में इसे कत्लेआम को की है। अभी सुनकर हांटी आंटी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहता है हमेशा एक विनर ही किंग होता है, तो पिछले प्रोसेस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो सर उठाकर शोयान को देखते हुए कहता है और वैसे भी आज हम दोनों के बीच में एक तगड़ी बैटल होगी, तो अगर तुम हारते हो शोयान तो फिर अलायंस की आर्मी भी जिंदा नहीं रहने वाली। ये सुनकर दोबारा से शोयान हल्की आवाज में कहता है और अगर तुम हार जाते हो तो फिर हान क्लान को एक्सटर्मिनेट होना होगा। और हमें तो वैसे भी पता है स्टार्टिंग से ही शोयान के दिल के अंदर हान क्लान के
लिए बहुत ही ज्यादा हेट्रेड भरा हुआ है। तो अगर शोयान को एक भी मौका मिलता है तो वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला और जिनका मरना जरूरी है उनको शोयान मार कर ही रहेगा। अब शोयान की इसी वर्ड्स को सुनकर हांटी आंटी ऊपर देख के भयानक तरीके से हंसने लगता है और कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अगर ऐसी बात है तो आज हम देख ही लेते हैं कि हमारे हान क्लान और तुम्हारे अलायंस के बीच में आखिर आज एक्स्ट्रा मिनट कौन होगा। अब इंस्टेंट ही हम हांटी आंटी के बॉडी से एक मॉन्स्टरियस टाउकी को एक्सप्लोड होते हुए देख पाते हैं, जिसने कि उसके चारों तरफ फिर से खून का समंदर बना लिया होता है और ये सी ऑफ ब्लड की एनर्जी टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब हांटी आंटी के वो ब्लड सी खोलने लगता है, वो एक गहरी आवाज में कहता है, हान क्लान के हॉल मेंबर्स, यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ। अब हांटी आंटी की बातों को सुनकर हान क्लान के मेंबर्स बिल्कुल भी हेजिटेट ना करते हुए पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है तो इलाइट दाऊदी की फाइट ये पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है और अगर कोई भी इस बैटल की चपेट में आ जाता है तो फिर उसका स्ट्रेंथ भले ही ताओशेंग क्लास के क्यों ना हो, वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। और तो और इस बात को सब जानते थे कि हार और जीत का फैसला बस हांटी आंटी और शोयान के बीच का है और इन दोनों के बीच का बैटल का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा ये दोनों पार्टीज में से कौन सा पार्टी जिंदा रहेगा। और अभी के लिए हांटी आंटी के वो आंखों को भी मॉन्स्टरियस टाउकी ने ढक लिया होता है और अभी के लिए हांटी आंटी खड़ा होता है सी ऑफ ब्लड के बीच में और अभी के लिए हांटी आंटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मौत का साक्षात अवतार है। अब हांटी आंटी कहता है, शोयान, आज के दिन में मैं गॉड बना हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ टक्कर की फाइट करनी है। अब हमें दिखाया जाता है शोयान को और उसके भी आंखों में एक्साइटमेंट झलकने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है डाउकी कॉन्टिनेंट की 10,000 सालों में ये बैटल सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अब वो भी हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। अब आसमानों में हांटी आंटी जिस पल अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, लोगों की खुली आंखों के सामने आसमान का कलर धीरे धीरे डिम होने लगता है और हांटी आंटी का वो भयानक खून का समंदर एकदम से क्रेजी तरीके से ह्यूज 100,000 फीट का लार्ज ब्लड वेव में बदल के रूथलेस तरीके से शोयान को टारगेट करने लगता है। और इस भयानक सी खून की लहर के सामने शोयान का बॉडी किसी चींटी की तरह दिख रहा होता है और शोयान की आंखें जिसमें ब्रिलियंट ग्लो होता है, वो अपनी तरफ शॉकिंग मोमेंटम से बढ़ रहे वेव को देखने लगता है। और हांटी आंटी के उस अटैक में इतना ज्यादा पावर मौजूद होता है कि एक 9 स्टार ताओशेंग वॉरियर के बॉडी के साथ साथ उसका सोल को भी वो पूरे तरीके से नष्ट कर सकता है। अब ये देखकर अगले ही पल शोयान के होठ मूव करने लगते हैं और वो कहता है, फ्लेम कम। अब जैसे ही शोयान ये कहता है, नीचे की जमीन कांपने लगता है और इंस्टेंट ही जमीन का 2 हिस्सा हो जाता है और किसी बहुत ही बड़े झरने की तरह लाल कलर का माग्मा ऊपर शूट होने लगता है। अब फाइनली वो आसमान में फ्लोट होके एक ह्यूज माग्मा वेव का आकार को ले लेता है और अगले ही पल में बूम साउंड के साथ हम इसे ब्लड वेव से टकराते हुए दिख पाते हैं और अब जमीन कांप जाता है और वो खूनी बारिश जिसमें माग्मा की बूंदे प्रेजेंट होती है, वो किसी भयानक सी तूफान की तरह चारों तरफ फैलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे इस अटैक की बारिश ने ये पूरे सेंट्रल प्लेस को ढक दिया हो। और भले ही हांटी आंटी की अटैक को रोक दिया गया हो, लेकिन ये चीज हांटी आंटी को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं कर पाता, क्योंकि एक इलाइट दाऊदी को खत्म करना अगर इतना आसान होता तो फिर हजारों सालों से वो इसके पीछे क्यों ही पड़ा होता। खैर बात कैसी भी हो, लेकिन अभी भी हांटी आंटी का फेस का एक्सप्रेशन और थोड़ा सा शोलम हो जाता है, क्योंकि शोयान ने हांटी आंटी के हमले को काफी इजीली रोक लिया होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि वो हांटी आंटी के लेवल तक पहुंच चुका है और उसने कोई भी एक्स्ट्रा मेथड का इस्तेमाल करके टेम्पररीली अपने स्ट्रेंथ को आगे नहीं बढ़ाया है। अब ये सोचते हुए वो ब्लडी लोटस के ऊपर खड़ा हुआ हांटी आंटी अपने हाथ को ऊपर करके सेंट्रल प्लेस को ढकने वाले ब्लडी क्लाउड की तरफ पॉइंट करता है और इस अटैक का नाम होता है ब्लड डीमन हार्ट एरोडिंग लाइटिंग। अब इंस्टेंट ही वो खूनी बादल भयानक तरीके से कांपने लगे थे और देखते ही देखते ब्लडी क्लाउड्स बहुत ही तेजी से श्रिंक होने लगता है और जिस टाइम पर सेंट्रल प्लेस को ढकने वाला ये ब्लडी क्लाउड छोटे हो रहे होते हैं, स्पेस अपने आप ही टूटने लगता है और आसमान में वो डार्क ब्लैक क्रैक लाइन टेरिफाइंग स्पीड से फैलने लगता है। लेकिन अगली पल में हम इस बैरियर क्लाउड को तेजी से फैलते हुए देख पाते
हैं और कई पहाड़ ब्लडी लाइटनिंग्स क्रेजी तरीके से शोयान को टारगेट करने लगता है। अब लग तो ऐसा रहा था कि जैसे एक बड़ा सा तूफान शोयान की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब चारों तरफ से बढ़ रहे ऐसी ब्लडी लाइट को देख के शोयान के फेस में भी एक सीरियसनेस आ जाता है और अब शोयान ये ब्लडी लाइट के अंदर बहुत ही फिरोसियस ऑरे को सेंस कर पाता है और अगर कोई भी शोयान के अलावा इस ब्लडी अटैक से टकरा जाता है तो फिर ये ब्लड उसके अंदर एंटर कर जाएगा, जिसके वजह से उसके दिमाग को गहरी चोट पहुंच सकता है। इसी टाइम पर फटाक से शोयान का बॉडी ब्रिलियंट फ्लेम को फैलाने लगता है और एंड में जाके इस आग के समंदर ने एक बहुत ही ह्यूज फ्लेम का अवतार को बना लिया होता है और ऐसा होते ही फ्लेम जॉइंट अपने मुंह को खोलता है और मुंह के साउंड के साथ वो ब्रिलियंट फ्लेम जो कि उस अवतार के मुंह से बाहर आती है वो आगे बढ़ रही अनगिनत ब्लड लाइन से बैंग बैंग साउंड के साथ टकराने लगता है और जब दोनों पार्टी के अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं नीचे का जमीन एकदम से हिल जाता है और इसी टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से जमीन पर मोटे मोटे क्रैक्स आ जाते हैं और आसमान में ये दोनों अटैक्स का जो आकार होता है उसको देख के लोगों के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है और इसी टेरिफाइंग अटैक को वर्ड्स में बयान नहीं किया जाता और अगर इनमें से एक अटैक भी अलायंस के हेडक्वार्टर के ऊपर गिर जाता तो फिर शायद ही यहाँ पे कोई सरवाइव कर पाए और अभी के लिए लेइंग गुयुआन के बगल में प्रेजेंट होते हैं और अब वो कहते हैं इन दोनों के बीच में जीतने के सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं। अब लेइंग की बात को सुनकर गुयुआन सरप्राइज होते हुए कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैं दो एलाइट ताउदे के बीच के बैटल को देख पा रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कौन आकर जीतने वाला है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वैसे भी आंटी आंडी हान क्लान का क्लान हेड है और हान क्लान में पहले से ही एलाइट दाऊदी का जन्म हो चुका है, तो इस वजह से अगर बात करी जाए कि कौन ऊर्जा के इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है तो शायद आंटी आंटी शोया से थोड़ा सा बेटर हो। लेकिन हम सबको इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शोयान ने भी ताओशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल किया है, तो उसके पास कोई लिथन अटैक्स जरूर होंगे। अब सीन चेंज कराता है ब्लडी बैटल के ऊपर और अभी के लिए ब्लड लाइटनिंग पूरे आसमान को ढक चुका होता है और आंटी आंटी अब देखता है शोयान को जो कि डिसएडवांटेज में जाने के साइन को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। अब शोयान की आंखों में ग्लूमी एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अब सब देखते हैं सबके टेरिफाइंग आंखों के सामने आंटी आंटी अपने मुंह को खोलते हुए एक सक्शन फोर्स को इरप्ट करता है और वो ब्लडी क्लाउड जो कि धूप को नीचे आने के परमिशन नहीं दे रहे होते हैं वो अब कई सारे ब्लडी लाइट में ट्रांसफर होके आंटी आंटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अभी मोटी सी खून की बादलों की परत अनगिनत लोगों की ब्लड एसेंस से बनी होती है और इस टाइम पर आंटी आंटी उससे डिपावर कर रहा होता है। अब जब ये लाल बादल जिन्होंने पिछले आधे साल से सेंट्रल प्लेस को ढक के रखा था वो इस तरीके से डिवार होने लगते हैं कि सूर्य की रोशनी को दोबारा से जमीन पर गिरने का मौका मिलता है। अब इस तीखी सी रोशनी को नीचे आते हुए देख लोगों का फेस एक्साइटमेंट से भर जाता है और जब ये सब ऐसे कयामत की वातावरण को एक्सपीरियंस करते हैं तब ये रियलाइज करते हैं नॉर्मल डेज कितना अच्छा था और ऑफ कोर्स इन सबको ये पता होता है कि अभी का टाइम खुशी का नहीं है क्योंकि आसमान में होने वाली बैटल ये डिटरमाइन कर रही है कि सेंट्रल फेज को फ्यूचर में किस दिशा में जाना है। और जब ये खून के बादल जो चारों तरफ फैले होते हैं उन्हें आंटी आंटी पूरे तरीके से निगल लेता है उसका बॉडी भी फूलने लगता है। अब बहुत कम टाइम में उसका आकार किसी 1000 फीट बड़े जॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है और उसका कलर बिल्कुल ही रेड होता है। अब वो ब्लडी लाइट उसके बॉडी में इकट्ठे हो चुके होते हैं। अब फाइनली ये कवच की तरह उसके 100,000 फुट बड़े शरीर को अच्छे से ढक लेता है और आसमान में खड़े इस ब्लडी जॉइंट ने बहुत बड़े एरिया को ढक लिया होता है और इसी टेरिफाइंग विजुअल असॉल्ट के सामने किसी को भी बिल्कुल शक नहीं होता ये आंटी आंटी अगर एक पंच को आगे बढ़ाता है तो फिर शायद 10,000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचने वाला। और अब सबकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे श्रेयन के ऊपर जाके टिकती है और अभी के लिए जब जब श्रेयन सांस ले रहा होता है विद लाइटनिंग कोहराम मचा रहा होता है। अब जब अगली बार श्रेयन एक गहरी सांस को बाहर छोड़ता है ऐसा लगता है जैसे पूरा सेंट्रल प्लेस फ्लक्चुएट हो गया हो। अब आंटी आंटी तेजी से हंसते हुए कहता है
ये मेरी ब्लडी डी बॉडी है, तो अब तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। और अभी गुईवान और बाकी के लोग जो कि इस 100,000 फुट बड़ी हांटी आंडी को देख रहे होते हैं, उन सब के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होता है। अब गुईवान कहते हैं ये एक दाऊदी का बॉडी है, और क्योंकि ये सब एंशिएंट क्लैन से आते हैं तो उन्हें नेचुरली पता होता है एक लाइट दाऊदी अपने बॉडी को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। और उस टाइम पर जैसे वो दुनिया बन जाता है और उसके हाथों में यूनिवर्स का ताकत होता है, और इसी टेरिफाइंग पावर की वजह से दाऊदी को फाइटिंग गॉड बोला जाता है। और अभी के लिए हांटी आंडी का ये बड़ा सा बॉडी ऊर्जा से नहीं बना होता, बल्कि ये एक एक्चुअल बॉडी होता है। और एक 100,000 फुट बड़े शरीर का होना कितना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है ये सिर्फ कुछ ही लोग ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और इस तरीके की डरावनी एबिलिटी को एंशिएंट टाइम में दाऊदी बॉडी बोला जाता था, और ये बॉडी दाऊदी क्लास में पहुंचने के बाद ही कोई इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और यही रीजन होता है जब हांटी आंडी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, गुईवान और बाकियों के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाता है। खैर इससे पहले ये सब पैनिक हो पाते, आसमान में प्रेजेंट हुआ शोयान वो ही उस फिगर को देखकर तेजी से हंसने लगता है, साथ ही में उसका हैंड अलग अलग हैंड साइन को बनाने लगता है। अब जैसे ही ऐसा होता है नीचे की जमीन एकदम से फट जाता है और एंडलेस मैग्मा ऊपर उठता है, और ये गहरी लाल रंग की फ्लेम में बदल के शोयान के बॉडी से मिलने लगता है। और इसी भयानक अमाउंट के फ्लेम को ऑब्जर्व करने के बाद सबके एंशियस आंखों के सामने शोयान का बॉडी भी फूलने लगता है, और तो और ये बॉडी के जो भी पोर्स होते हैं उनमें से चमकते हुए फ्लेम्स बाहर आने लगते हैं, जो कि कई सारे फायर ड्रैगन में बदल के शोयान के बॉडी के चक्कर काटने लगते हैं। और शोयान के बॉडी के चारों तरफ के इस ब्रिलियंट ड्रैगन को घूमते हुए देख आंटी आंटी की उन बड़ी बड़ी आंखों में भी सरप्राइज फ्लैश होता है। अब वो इंस्टेंट ही कोल्ड आवाज में कहता है, हाँ, तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटीज तो है, लेकिन फिर भी मैं आज देखना चाहूंगा क्या मेरी ये ब्लडी बॉडी ज्यादा पावरफुल है या फिर तुम्हारा फ्लेम डी बॉडी। अब ये बोलते ही हांटी आंडी एक बड़ा सा कदम आसमानों में आगे लेता है, और हांटी आंडी का वो नॉर्मल सा पंच जो कि तेज हवाओं और बिजलियों के साथ आगे बढ़ रहा था, वो टारगेट करता है सीधे के सीधे शोयान को, जिसके वजह से सीधे आसमान भी कोलैप्स हो जाता है। और अब ये एंडलेस ब्लड डाउ की सारी दिशाओं से इकट्ठा होकर शोयान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसके चलते ये सीन देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। अब हांटी आंडी को अटैक करते हुए देख शोयान कोल्ड स्नॉट करता है, और वो बिल्कुल भी डॉच नहीं करता। अब हम शोयान के भी एक सिंपल पंच को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके वजह से अब शोयान का ब्रिलियंट ड्रैगन शोयान के हाथों के चारों तरफ घूम के एक तरीके के रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये फायर ड्रैगन रूथलेस तरीके से उस ब्लड ची एनर्जी के साथ जाके स्मैच हो जाता है। फिर बैंग साउंड के साथ दोनों के बीच में कोलाइजन होता है, और दोनों के पावर ऑफ कांटेक्ट से रिलीज होने वाली टेरिफाइंग हवाओं की वजह से हम चारों तरफ के बड़े बड़े पहाड़ों को धूल में बदलते हुए देख पाते हैं, और नीचे प्रेजेंट हुए अनगिनत लोग तेजी से छिपने के लिए जगह को ढूंढने लगते हैं। और इन दोनों के बीच में होने वाली बैटल के डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लेवल का होता है, और जैसे ही ये अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है, गुयुआन, जुकुन और बाकी के लोग अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव बैरियर को तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ जो शोयान का बनाया हुआ बैरियर काम करता है, तो वो जैसे तैसे करके ये रिपल को रोक पाते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है आसमान की तरफ, और बैंग 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 साउंड के साथ हांटी आंडी और शोयान का लाखों फुट का बॉडी आसमान में कई कदम फोर्सफुली पीछे लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे इनका पेट पड़ता है वो एरिया 10,000 फीट तक पूरे तरीके से ब्लैक होल में ट्रांसफर हो जाया करता था। लेकिन थोड़ा पीछे जाने के बाद ये दोनों फिर से दोबारा से आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरीके की फाइट में अब कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता कि जब ये लाखों फीट बड़े एक डिस्टेंस इससे इस तरीके से कोलाइड होंगे तो फिर इनके बीच में क्रिएट होने वाली इनहाइलेशन पावर कितना ज्यादा फ्राइटनिंग होगा। अब जब ये दोनों दोबारा से टकराते हैं, एक पेनी सी वेव आसमान के उन बादलों के दो हिस्से कर देता है, और तेज तेज बिजलियां फ्लैश होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस फाइट की वजह से ये पूरा दुनिया कांप रहा हो। साफ तौर पे जब ये दोनों फाइटिंग गॉड के बीच
बीच में बैटल होती है तो फिर इसकी वजह से सेंट्रल प्लेस में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है और जमीन में लगातार भूकंप होने लगता है और वो ह्यूज क्रैक लाइन एक बहुत ही बड़ा गली को क्रिएट कर देता है और ऐसा लगता है जैसे इसने सेंट्रल प्लेस के 2 हिस्से कर दिए हों और इससे टेम्पर की वजह से सारी की सारी जिंदगियां एकदम काम जाती है और ऊपर से आ रही बस एक रिपल ही किसी भी दावशिंग को खत्म करने के लिए काफी है। और भले ही यहाँ पर ऐसा हो रहा हो लेकिन गुयुआन और बाकियों की आंखें जो कि एकदम लाल हो चुकी होती हैं, वो लगातार दूर आसमान को देखने लगता है जिसकी वजह से वो स्पेस लगातार कोलैप्स हो रहा था। और अच्छी बात तो ये कि ये स्पेस अपने आप ही फटाक से रिपेयर भी हो जाया करता था। अब इस साइकिल को रिपीट होते हुए देख जुकुन जैसा एक्सपर्ट का भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। अब इस शॉकिंग बैटल को चलते चलते आधा दिन बीत जाता है और ये गड़गड़ाने की शॉकिंग आवाज सेंट्रल प्लेस से होके पूरी ताओ के कॉन्टिनेंट में गूंजने लगता है। और इस टाइम पर सेंट्रल प्लेस के बाहरी एक्सपर्ट्स भी इस जगह के ट्रेम्बलनेस को सेंस कर पाते हैं और इंस्टेंट इनका टारगेट बन जाता है सेंट्रल प्लेस। लेकिन ये सब जैसे ही सेंट्रल प्लेस की बाउंड्री में एंटर करने वाले होते हैं उस तरफ से टेरिफाइंग विंड एनर्जी इनकी तरफ एक वेव को बनाते हुए आती है और अगली पली में ऐसा लगता है जैसे इन सब की कटी पतंग बन गई हो, जिसकी वजह से ये लोग खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। और ये एक्सपर्ट्स जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा शांत थे अब इनके चेहरों से रंग उतर जाते हैं और आगे किसी की भी बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। अब तभी बूम की आवाज के साथ दूर से एक्सट्रीम लेवल की अर्थ सीकिंग कोलिजन की आवाज आती है और इस क्लास के दौरान एक और हेवी प्रेशर से भरी आवाज सबके कानों में पहुंच जाती है और ये आवाज होता है शोयान का और वो कहता है फ्लेम मिस्टीरियस एक्सप्लोजन। अब शोयान के ये कहते ही चारों तरफ एक टेरिफाइंग स्टॉर्म फैलते हुए हमें दिखाई देता है। फिर एक फिगर दूर की पहाड़ों के एंड्स में जाकर टकराता है जिसके वजह से ऊपर माउंटेन रेंज कोलैप्स हो जाता है। अब उस ह्यूज फिगर को जमीन पर गिरते हुए देख गुयुआन का ग्रुप पूरे तरीके से खुश हो जाता है क्योंकि ये होता है आंटी आंडी। अब देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के क्लास में शोयान के हाथ में ही एडवांटेज है और अभी के लिए जुकुन का चेहरा भी पूरे तरीके से एक्साइटमेंट से भर जाता है। और अब वो कहते हैं सिर्फ मेडिसिनल पिल पर रिलाई करते हुए ताओदी क्लास में ब्रेक थ्रू करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और वैसे भी शोयान को ताओशियन सीड गॉड की इनहेरिटेंस मिली है और तो और इसने हेवनली टूम के अंदर लगभग 3 साल तक ट्रेन किया है। और वहीं पर अगर बात करी जाए ये आंटी आंटी की, उसने ताओदी क्लास पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ आधे साल का ही टाइम लिया है। अब जुकुन के ये आवाज को सुनकर सबके फेस में स्माइल आ जाती है और अभी तक जिन जिन का दिल भारी भारी सा लग रहा था वो दोबारा से लाइट फील करने लगते हैं। खैर अगर गुयुआन के ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो हानक्लान के एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से फील हो जाता है क्योंकि इन सभी को पता होता है कि अगर शोयान का इसमें जीत होता है तो फिर हानक्लान के साथ क्या होने वाला है। और अब जब हानक्लान के बंदों के बीच में पैनिक फैल रहा होता है बैंग बैंग की आवाज के साथ वो ह्यूज बॉडी मतलब आंटी आंडी उस गहरी गड्ढे से उठकर हवे में आता है। अब आंटी आंडी जो कि थोड़ा सा मिजरेबल सा दिख रहा था उसकी आंखें जाती है शोयान के ऊपर। अब शोयान भी अपने खोलते हुए खून को सप्रेस करते हुए हंसकर कहता है आंटी आंटी लगता है तुम्हारी ब्लडी डी बॉडी मेरे फ्लेम डी बॉडी का बिल्कुल भी मैच नहीं है और तो और लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तेजी से एग्जॉस्ट हो रही है। अभी सुनकर आंटी आंटी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसके बॉडी का भी कैसा कंडीशन है और अब वो शोयान से फाइट करने के बाद फाइनली समझ जाता है कि भले ही उसका बॉडी का स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो लेकिन उसके ऑरे का स्ट्रेंथ शोयान से काफी ज्यादा कमजोर है और शायद मेडिसिनल पिल का इस्तेमाल करने का ऐसा रिजल्ट होता है। और एडिशनली शोयान का दाऊदी बॉडी बहुत सारे हेवनली फ्लेम से बना हुआ है जिसके चलते साफ तौर पर शोयान ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आंटी आंटी अपनी इस ब्लडी बॉडी का लगातार इस्तेमाल करता रहता है तो फिर एंड में जाकर वो शोयान को ही जीतने दे सकता है। लेकिन आंटी आंटी तो ऐसा नहीं होने दे सकता ना। अब यहाँ तक सोचने के बाद आंटी आंटी की आंखें नीचे के सेंट्रल प्लेस को देखने लगता है और अब उसकी आंखों में एक सेवेज एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अब वो कहता है तुम इतनी जल्दी खुश मत होया करो और शोयान मैं ओरिजिनली ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन अभी के लिए तुमने मुझे पूरे तरीके से मजबूर कर दिया है तो चलो
आज मैं इस सेंट्रल फ्लेस का इस्तेमाल करके तुम्हारे यहाँ पर कब्र बनाता हूँ। अब जैसे ही ये चीज हंटी अंडी कहता है, वो अपने हाथों को वेव करता है, जिसके वजह से एक बहुत ही चमकदार खूनी रोशनी सीधे के सीधे जमीन में घुस जाता है। अब ऐसा होते ही सब लोग ये देखकर स्टंट हो जाते हैं कि अनगिनत रेड कलर की रोशनियां चारों तरफ से बिजली की रफ्तार से फैलने लगता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ब्लडी लाइंस सेंट्रल फेस की नसें हों। और जब ऊपर खड़ा हुआ शोयान ये सिनारियो को देखता है, वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अब वो देख पाता है कि ये ब्लडी लाइट्स सेंट्रल फ्लेस को टेरिफाइंग स्पीड से ठक रहा है। और अब जब शोयान स्टार्टल्ड फील कर रहा होता है, ये पूरा सेंट्रल फ्लेस अचानक से शेक होने लगता है और सेंट्रल फ्लेस के अलग अलग जगहों से कई सारे मोटे मोटे लाइट पिलर ऊपर की तरफ शूट होने लगता है। अब जब गुईवान देखते हैं ये रेड कलर का लाइट कहाँ कहाँ से ऊपर जा रहा है, वो शॉक से भरी आवाज में चिल्ला कर कहते हैं ये ब्लड लाइन जिस डायरेक्शन राइज हो रही है, लगता है ये वही जगह है जहाँ पर हांटलैंड के डिवोरिंग स्पीड एलिमिनेटिंग लाइफ फोर्स को प्लेस किया था। और इस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे जुकुन को कुछ याद आ गया हो, तो वो चिल्ला कर कहते हैं अगर इस फॉर्मेशन के एंड को ऐड कर दिया जाए और इन्हें जोड़ दिया जाए तो आखिर ये चीज को एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देगा। ये सुनकर यानजिन चिल्ला कर कहते हैं लेकिन ये तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, तो ये फॉर्मेशन के अंदर पूरा सेंट्रल प्लेस भी आ चुका है, तो आखिर इसको हंटी अंडी ने कैसे हासिल किया। ये सुनकर हंटी अंडी कहता है शोयान हांटलान इसके लिए हजारों सालों से पहले से ही तैयार था और हम लोग वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी रेडी हैं, तो तुम आज बिल्कुल भी बच नहीं सकते। और अभी के लिए वो खूनी रोशनी पूरे सेंट्रल प्लेस को ढक लिया है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये लाइट पिलर्स आसमान में जाके फैलते हैं, ये कुछ सेकंड के अंदर एक बहुत ही अजीब सी इनक्रेडिबल लार्ज फॉर्मेशन को तैयार कर लेते हैं। अब आंटी आंडी शोयान को अजीब तरीके से देखते हुए हंस के कहता है इस फॉर्मेशन को हमारे हांटलान के पहले दाऊदी ने बनाया था और इसका नाम है स्लॉटरिंग डी अर्रे। और जैसा इसका नाम लग रहा है, लगता है जैसे ये एंशिएंट एरा में इस फॉर्मेशन ने दाऊदी का पहले से ही जान लिया होगा। अब ये सुनकर शोयान के फेस में सोलमनेस आ जाता है, तो अब वो सर उठाकर उस स्ट्रेंज फॉर्मेशन को देखने लगता है जिसके अंदर ब्लडी लाइट लगातार फ्लैश हो रही होती है और ऊपर से वो इस चीज के अंदर हल्का सा डेंजर को फील कर पाता है। अब शोयान का गहरी आवाज आंटी आंटी के कान में जाता है और शोयान कहता है सच में तुम आंटी आंटी कहलाने के वर्दी हो और तुम पहले से ही एक्चुअल में आज के सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर पाए हो और इस ग्रेट फॉर्मेशन को तैयार करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स शामिल होते हैं। ये सुनकर आंटी आंटी कहता है वैसे भी हम पहले से ही हर एक चीज के लिए तैयार रहते हैं, यही रीजन है कि जिसकी वजह से हांटलान अभी तक सरवाइव करता आ रहा है। और शोयान ये फॉर्मेशन को एक्टिव करने के लिए लाखों लाखों हांटलान के डिसेंडेंट को और सिटीजन को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, तो तुम्हें इस फॉर्मेशन से बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब जब वो बड़ा सा ब्लड सी इस फॉर्मेशन के अंदर जाता है, उसमें से एक अजीब सा लाइट फ्लिकर होने लगता है और ये ब्लडी लाइट बहुत ही तेजी से इकट्ठे होने लगता है। अब फाइनली सभी के स्टंट आंखों के सामने इसने एक बहुत ही बड़े ट्रांसपेरेंट से दिखने वाले ब्लडी ब्लड का सिप ले लिया होता है और ये ब्लडी ब्लड एक्सट्रीमली स्ट्रेंज होता है और इसे पकड़ने की कोई जगह नहीं होता और इससे जो ब्लडी लाइट फ्लैश हो रहा होता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ब्लड इस दुनिया का 2 हिस्से कर सकता है। अब जब ये ब्लड ब्लेड अपीयर होता है, ऊपर चमकता हुआ सूरज भी पूरे तरीके से डिम हो गया होता है और पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल चुका होता है और ऐसे सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सन और मून इस अजीब से ब्लड ब्लेड से डर चुके हों। और जिस टाइम पर ये ब्लडी ब्लेड अपीयर होता है, आंटी आंटी चिल्ला कर कहता है हांटलान के सभी लोग अपने आप को इस ब्लड ब्लेड के ऊपर सैक्रिफाइस कर दो। अब उसकी ये बात को सुनकर इंस्टेंट ही हांटलान के आर्मी में एक इमोशन फैल जाता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये सभी एक्सपर्ट्स एड में जाकर दांते मीचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और इसी टाइम में भी आंटी आंटी के फेस का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से एक्साइटेड होता है और आगे जैसे ही उसकी हैंड साइन चेंज होता है, सुइस की आवाज के साथ वो ब्लडी ब्लेड फ्लैश होता है और बस अगले ही पल में हांटलान के वो सभी एक्सपर्ट्स जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अब उन सबका सर धड़ से अलग हो जाता है
और उनके बॉडी से खून के गुब्बारे उठते हैं। फिर उनके बॉडी पूरे तरीके से वाइब्रेट होने लगता है और फाइनली ये सब डस्ट बन के हवा में उड़ जाते हैं। अब हान फिलान के इतने सारे एक्सपर्ट्स की खून पीने के बाद अब ये ब्लड का ग्लो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। अब इस ब्लडी ब्लड को देख रहे आंटी आंटी की आंखें अभी के लिए पागलपन से भर जाता है। अब वो कोल्ड आवाज में कहता है, शोयान इट्स ओवर। उसके बाद आंटी आंटी इंस्टेंट ही अपने एसेंस ब्लड को उस रेड कलर के ब्लेड के ऊपर थूकता है। फिर जैसे ही एसेंस ब्लड उस ब्लडी ब्लेड के ऊपर लैंड होता है, हम्प हम्प आवाज के साथ ये ब्लेड काफी स्पीडली वाइब्रेट होने लगता है। अब जैसे ही ये आवाज अपीयर होता है, शोयान जो कि दूर से इस चीज को सेंस कर पा रहा था, वो पाता है कि इस ब्लडी ब्लेड से आने वाली खतरे की घंटियां अब और भी ज्यादा तेज से बजने लगता है। अब चारों तरफ एक शांति फैल जाता है और सबकी आंखें आसमान के सिनारियो के ऊपर टिका होता है और नीचे से गुइवान, जुकुन और बाकी के लोग इस अजीब से ब्लडी ब्लेड के अंदर से एक टेरिफाइंग ओरी को सेंस कर पाते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे ये हथियार शोयान को चोट पहुंचा सकता है। तो इस मोमेंट में गुइवान की फेस एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा पिल हो जाता है और भले ही बाकी के लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, लेकिन गुइवान इस ब्लडी ब्लेड को अच्छे से पहचान पाते हैं। और अब गुइवान बोलते हैं, स्लॉटरिंग दी घोस्ट ब्लड ब्लेड। तो फिर ये कहानी नहीं सच में सच्चाई है और गुइवान ने एंशिएंट बुक में से इस स्लॉटरिंग दी घोस्ट ब्लड ब्लेड के बारे में काफी पढ़ा था और एंशिएंट एरा में इस चीज ने सबसे ज्यादा दाऊदी का जान लेकर इस पूरे कॉन्टिनेंट का शॉक कर दिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 10,000 साल के बाद भी ये लेजेंडरी वेपन दोबारा से दिखाई दे रहा है। और अब जब गुइवान इस वेपन के बारे में सोचते हैं, अचानक से उनका फिस्ट टाइट हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर। अब वो गहरी सांस को भरते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं इस चीज को सच में रिसीव नहीं कर पाया तो मेरा जान भी जा सकता है। अब शोयान की आंखें जाती है आंटी आंटी के ऊपर। अब वो कहता है, आंटी आंटी भले ही तुम प्रिपेयर्ड हो लेकिन मैं भी यहाँ विल्ला नहीं बैठा हूँ। ये बोलते ही शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और ऐसा करने के बाद ही शोयान अपने मुंह को खोल लेता है, जिसके वजह से उसके मुंह से बहुत ही बड़ी चमकदार रोशनी बाहर अपीयर होता है। अब हम इसे हवा के साथ बड़ा होते हुए देख पाते हैं और ये बहुत ही बड़ा विशालकाय स्क्वायर में बदल के आसमान के एक बड़े से हिस्से को ढक लेता है। और अब इस जानी पहचानी सी चीज को देखने के बाद गुइवान और बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, हेवनली फ्लेम स्क्वायर। और सरप्राइजिंगली ये वही एंशिएंट हेवनली फ्लेम स्क्वायर होता है जिसे जुकुन एंशिएंट गॉर्मेंशन से बाहर लाए थे। और इस हेवनली फ्लेम की खम्बों की जो हेवनली फ्लेम्स है उनके पास कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, वो बस एक तरीके के टोकन है। लेकिन इधर जुकुन और गुइवान सोचते हैं, क्या शोयान आज ये सारे हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके आंटी आंटी के अटैक को रोकना चाहता है। अब हमें दिखाया जाता है वो हेवनली फ्लेम आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं। अब शोयान का बॉडी गायब होकर उस स्क्वायर के ऊपर प्रकट हो जाता है और उसके आईब्रोज के बीच में जो ब्रिलियंट फायर शील होता है वो अचानक से मूव करने लगता है और उस फायर शील में से एक इनक्रेडिबल फ्लक्चुएशन बाहर आता है और ये एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड के साथ पूरे दाव की कॉन्टिनेंट को ढकने लगता है। और कुछ टाइम पहले शोयान की आंखें जो बंद हो चुका था वो अचानक से खोल देता है और उसके बॉडी से वो ब्रिलियंट फ्लेम बाहर आने लगता है। अब एक आवाज जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट और माइटी होता है, जिसे सुन के सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो पूरे दाव के कॉन्टिनेंट में गूंजने लगता है। अब शोयान कहता है, मैं फ्लेम डी के नाम पे ये कमांड करता हूँ कि सारे फ्लेम मेरे पास आए। अब वो ब्रिलियंट फ्लेम्स शोयान के चक्कर काटने लगते हैं और अभी के लिए वो सारी फ्लेम का एम्परर लगता है। और अब शोयान कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 23rd हेवनली फ्लेम मिस्टीरियस येलो फ्लेम अपने पोजीशन पे आओ। अब जैसे ही ये वर्ड्स शोयान के मुंह से रिलीज होते हैं, सेंट्रल फ्लेम से 5000 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा सा पहाड़ होता है और जैसे ही वो आवाज वहाँ तक पहुँचता है, एक बूम साउंड के साथ वो पहाड़ एक्सप्लोड होते हुए एक फ्लेम वहाँ से बाहर आता है। एयर में जाकर किसी टूटते हुए तारे की तरह ये फ्लेम आसमान को चीरते हुए कुछ ही पलों के अंदर ये सेंट्रल फ्लेस के ऊपर अपीयर हो जाता है। अब फाइनली ये हेवनली फ्लेम के बड़े से खम्बे के ऊपर ये हेवनली फ्लेम
डायरेक्टली लैंड कर जाता है। अब जैसे ही ये डीप येलो कलर की फ्लेम उस स्टोन पिलर में सूट होता है, बैंग की आवाज के साथ वो मिस्टीरियस येलो फ्लेम बहुत ही तेजी से राइज होने लगता है और ये एक बहुत ही बड़े फायर पिलर में बदल के आसमान में सूट हो जाता है। अब शोयान कहता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 22वीं फ्लेम 10,000 बीस्ट फ्लेम अपने पोजीशन में आ। फिर हेवनली फ्लेम रैंकिंग के 19th रैंकिंग के फ्लेम ग्रीन लोटस कोर फ्लेम अपने अपने पोजीशन में आ। फिर इंस्टेंट ही शोयान के बॉडी में से एक पिल ग्रीन फ्लेम बाहर आता है और इसका टारगेट होता है वो स्टोन पिलर। अब इसे रूह को वाइब्रेट करने वाला सीन को देख के देखने वाले सारे के सारे लोग पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। अब हर बार सेंट्रल प्लेस में शोयान का एक आवाज गूंजता है तो एक हेवनली फ्लेम इस स्पेस को चीरते हुए यहाँ पर पहुँच जाया करता था। अब फाइनली हम इसे शोयान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस स्टोन पिलर के ऊपर जाते हुए देख पाते हैं और इसे सिनारियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे शोयान इस टाइम पर सारे के सारे फिल्म का एम्परर बन चुका है और किसी भी फिल्म की शोयान की बातों को ना मानने की हिम्मत भी नहीं होती। अब इस सिनारियो को देखकर लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि इन सब का खून खोलने लगता है। अब जब दुनिया किसी एक एग्जिस्टेंस के ऑर्डर को सुनने लगे, ऐसी ऑलमाइटी फीलिंग की वजह से लोगों के दिल में एकदम रिस्पेक्ट और फियर बढ़ जाते हैं। अब आसमान में प्रेजेंट हुए शोयान के मुंह से तेज तेज आवाज आने लगती है। अब शोयान कहता है हेवनली फिल्म रैंकिंग का 7वीं फिल्म 9 सेरेन गोल्डन एंसेस्टर फिल्म अपने पोजीशन को लो और 21st फिल्म इन्यांग ट्विन फ्लेम। अब जैसे ही शोयान के मुंह से ये वर्ड्स बाहर आते हैं, हम नीचे प्रेजेंट हुए यांचिंग की बॉडी को कांपते हुए देखते हैं। अब वो गोल्डन फ्लेम उनके कंट्रोल से बाहर आकर सीधे के सीधे उस स्टोन पिलर की तरफ सूट हो जाता है और भले ही आगे के कुछ और हेवनली फ्लेम्स अपने अपने ओनर्स के बस में हो, लेकिन जैसे ही शोयान उनका नाम लेता है, ये अपने अपने ओनर्स के बॉडी से बाहर आकर वो स्टोन पिलर में प्रकट हो जाया करते थे। अब और एक गहरी सांस लेने के बाद शोयान कहता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 3री फिल्म ब्यूटीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म अपने पोजीशन में आ। उसके बाद इंस्टेंट ही शोयान की बॉडी से लिटरली बाहर आकर अपीयर होता है वो स्टोन पिलर के ऊपर। फिर एक डैजलिंग पिंक फायर पिलर आसमान की तरफ सूट हो जाता है और अभी के लिए हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर पहले से ही करीब करीब 21 तरीके की हेवनली फ्लेम इकट्ठे हो चुकी होती है और इनके औरे की वजह से धरती एकदम कांपने लगता है। अब जब हांडी आंटी ऐसे सिनारियो को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके दिल में एक अनयूजुअल फीलिंग जागने लगता है। अब जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो लिटिली के फॉर्म में होता है वो फायर पिलर की तरफ सूट होता है, शोयान का ध्यान जाता है आंटी आंटी के ऊपर। अब शोयान दोबारा से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए कोल्ड आवाज में कहता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग का 2nd रैंकिंग वाला फ्लेम नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम अपने पोजीशन में आओ। अब जैसे ही ये वर्ड्स शोयान के मुंह से बाहर आते हैं, हम आंटी आंटी को पूरे तरीके से वाइब्रेट होते हुए देख पाते हैं। फिर नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम जिसको आंटी आंटी ने काफी टाइम पहले डिवाउर कर लिया था, वो रिकवरी के साइन को शो करने लगता है और अभी के लिए आंटी आंटी अंदर से काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो गुस्से भरी आवाज में कहता है बास्टर्ड। अब आंटी आंटी सेंस करता है कि अगर शोयान को ये सारे हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करके उस अटैक को अनरिलीज करने के लिए मौका दिया गया तो फिर वो टेरिफाइंग पावर उसको हराने के लिए सफिशिएंट है। तो इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम को वो शोयान के हाथों में जाने नहीं दे सकता। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये चीज फ्लैश होता है, वो इंस्टेंट ही अपने बॉडी के अंदर शोयान की सुनने की स्ट्रेंथ को रोकने लगता है। लेकिन इधर शोयान आंटी आंटी के बॉडी के रिपल को देखकर वो सरप्राइज होते हुए इंस्टेंट ही हंस के कहता है तुम एक्चुअल में नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम को डिवार कर चुके हो। नहीं, लेकिन आंटी आंटी तुम सच में काफी रुथलेस हो। ये कहते ही शोयान गुस्से में अब कहता है नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम तुम्हें एक्शन लेने में और कितना टाइम लगने वाला है। अब जैसे ही ये आवाज आंटी आंटी के कानों में पहुंचता है, अचानक से वो कांप जाता है। अब वो पाता है कि बूम साउंड के साथ एक ब्लैक कलर का फ्लेम उसके बॉडी से बाहर आ रहा है। उसके बाद ये इंस्टेंट ही एक इंसानी फिगर में बदल के उस टाव के पिलर की तरफ सूट हो जाता है। अब नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम का फिगर अपीयर हो जाता है। फिर वो आंटी आंटी को फिरोसियस नजरों के साथ देखते हुए कहता है आंटी आंटी क्योंकि
तूने मुझे डिवोर करने की कोशिश किया था तो फिर चाहे भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े, लेकिन अब मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये कहने के बाद नाइट डिवोरिंग फ्लेम अब अचानक से अपने सर को घुमा देता है। उसके बाद उसके वो फिरोसियस आंखें जो कि श्रेयन के ऊपर गई होती है वो अब थोड़ी सी अजीब हो जाता है। उसके बाद वो श्रेयन के बॉडी से एक अजीब से प्रेशर को सेंस कर पाता है और भले ही नाइट डिवोरिंग फ्लेम के फेस में एक अगली एक्सप्रेशन आ गया हो, लेकिन इस टाइम पर उसके चेहरे को क्रेजीनेस ने कवर कर लिया था। अब वो तेजी से हंसकर कहता है, फ्लेम डी शोयान, तुम्हारे पास इस दुनिया की सारे के सारे फ्लेम को समन करने की एबिलिटी है, तो आज मैं भी तुम्हारे ऑर्डर को मानूंगा। ये कहते ही नाइट डिवोरिंग फ्लेम आंटी आंडी के आंखों के सामने सीधे के सीधे आखिरी स्टोन पिलर में जाकर एंटर कर जाता है। फिर जब ये आखिरी नाइट डिवोरिंग फ्लेम उस लाइट स्क्वायर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है, एक ब्लैक फ्लेम पिलर आसमान की तरफ सूट होता है। अब ये 22 फ्लेम पिलर्स धीरे धीरे सूट होने लगते हैं और ये फाइनली जमीन और आसमान के बीच में आ जाते हैं। अब जहाँ पर ये सभी हेवनली फ्लेम एक दूसरे से मिलती हैं, उस पॉइंट में एक्चुअल में एक ब्रिलियंट कलर्ड एंशिएंट रूलर अपीयर होता है और इस जगमगाते हुए हेवनली फ्लेम के अंदर इस एंशिएंट रूलर को देखकर गुयुआन और बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब गुयुआन चिल्ला कर कहते हैं, ये हेवनली फ्लेम लेन देन एंशिएंट रूलर है और इस सिनेरियो को देखकर जुकून की चेहरे भी डल हो जाता है। अब वो एक खोई हुई एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए कहते हैं, तो वो लेजेंडरी हेवनली फ्लेम लेंजन एंशिएंट सोर्ड एक्चुअल में इससे बनी थी और ये एक्चुअल में ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होता है जो कि बस एंशिएंट टाइम में ही देखा गया है और तो और एंशिएंट एक्सपर्ट में से इसे देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब इस मोमेंट पर आंटी आंटी की आंखें भी सरप्राइज से भर जाता है, तो वो इंस्टेंट ही दहाड़ते हुए कहता है, ब्लड सोर्ड को सैक्रिफाइस दिया जाए। लेकिन इस बारी आंटी आंटी की आवाज को सुन के हान क्लैन की आर्मी में कमोशन कट जाता है और वो लोग बिल्कुल भी अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ाते। अब हान क्लैन की ऐसे रिएक्शन को देखकर आंटी आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो अब वो चिल्ला कर कहता है, ट्रेटर्स। अब अचानक से हम इस ब्लडी ब्लेड को आसमान को चिरते हान क्लैन के आर्मी के ऊपर टारगेट करने लगता है। फिर वो ब्लडी लाइट फ्लैश होते हुए सबके हान क्लैन के बंदों के सर को आसमानों में काट देता है। अब पलक झपकते ही हान क्लैन के आर्मी में से करीब करीब 60 to 70% बंदे मर जाते हैं, लेकिन जो लोग बच गए होते हैं अभी के लिए उनका फेस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। अब आंटी आंटी को अपनी ही क्लैन के बंदों को इस तरीके से मारते हुए देख शोयान का आंखें भी काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है, जिसके चलते शोयान अब कहता है, अब तू अपने क्लैन के मेंबर्स को मारने पर उतर आया है, नहीं सच में तुझे बेस्ट कहना सही होगा। अब एक टाइम तक आंटी आंटी को शोयान अपना ओपोनेंट मान रहा था, लेकिन अब शोयान को आंटी आंटी की शक्ल देख के घिन आने लगता है और अब इस पल आंटी आंटी जिस तरीके से आसमान को देखकर हंस रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो चुका है। अब आंटी आंटी हंसते हुए कहता है, जीतने वाला ही राजा होता है और ये प्रोसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, और अगर आज मैं यहाँ पर विक्टोरियस रहा तो फिर सारा का सारा दोस्त तुम्हारे ऊपर आएगा। अब इमीडिएटली आंटी आंटी के मुंह से कुछ एसेंस ब्लड उस ब्लडी ब्लेड की तरफ जाता है और अब आंटी आंटी सीधे उस ब्लेड को पकड़ के अपनी हथेली को कट कर देता है। उसके बाद उसका वो ताउदी का औरा ब्लडी ब्लेड के अंदर जाने लगता है और इस टाइम पर आंटी आंटी का वो लाल बाल बिखरे हुए होते हैं और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना ज्यादा फ्यूरियस था कि अब लोग उसको देखने की हिम्मत भी नहीं करते। अब हम खाली स्पेस में आंटी आंटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देख पाते हैं और अब उसका हाथ का वो ब्लडी ब्लेड धीरे से फूलने लगता है। अब अगली बार जैसे वो अपीयर होता है वो हेवनली फ्लेम उस स्क्वायर के आगे पहुंच जाता है। अब वो रेड कलर का ब्लेड एक ब्लडी ग्लो में बदल के सीधे स्पेस के दो हिस्से कर देता है। अब अनगिनत लोगों की आंखों के सामने ये शोयान की तरफ सूट हो जाता है और इस ब्लडी ब्लेड के भयानक डेंजर को सेंस करके अभी के लिए शोयान का फेस सीरियसनेस से भर जाता है। अब शोयान एक लाइटनिंग और इसे भरी हुई सांस को एक्सेल करता है, फिर उसका हाथ जाता है वो एंशिएंट रूलर की तरफ जो कि 22 तरीके की हेवनली फ्लेम से बना हुआ है। अब शोयान भी अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। अब वो ब्रिलियंट फायर एंशिएंट रूलर सीधे के सीधे स्पेस के दो हिस्से कर देता है और ये उस एंडलेस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ उस लाल कलर के रोशनी की तरफ स्लैश हो जाता है। अब अगले ही पल में क्लैंक की मेटेलिक साउंड के साथ वो टेरिफाइंग स्टॉर्म पूरे आसमान को ढक लेता है और वो डिफेंसिव बैरियर जो कि स्काई मेंशन अलायंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली तबाह हो जाता है। अब हम सारे के सारे एक्सपर्ट्स को
10,000 फीट पीछे उड़ते हुए देख पाते हैं। अब सिनारियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्टार रियलम के अंदर एक मेट्रॉयड फट गया हो और दोनों के बीच की क्लैश इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि उन हवाओं की वजह से आसमान में फ्लोट कर रहे वो स्क्वायर भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब ये फाइनली जमीन में स्मैश होकर एक 10,000 किलोमीटर चौड़ी बड़ी खाई को बना देता है और वो लोग जिनके पास हवा में उड़ने की ताकत होती है वो स्विसिंग आवाज के साथ उस डीप फ्रिट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उन सब की एंसियस आंखें उस बड़े से गड्ढे को देखने लगता है। और अभी के लिए ये सब लोग जानते थे कि इस बैटल में एक को तो हारना ही होगा। अब सब देखते हैं वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर को और उसके अंदर तो मिजरेबल फिगर जो कि पूरे तरीके से खून से रंगे हुए होते हैं वो जमीन से ऊपर उठते हैं और पिछले वाले अटैक की वजह से उन दोनों की डाउटी बॉडी अब नॉर्मल ह्यूमन फिगर में ट्रांसफर हो जाता है। और इधर हांटी आंडी जैसे तैसे करके खुद के बॉडी को खड़ा करता है और अब वो हवा में उड़ते हुए ऊपर आता है, लेकिन अब वो अंदर से काफी ज्यादा वीक हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों की वो फेरोसिटी अभी भी गई नहीं होती है और अब वो सीधे के सीधे श्रेयन के ऊपर टिक जाता है। अब हांटी आंडी एक पागलपंती से भरी आवाज में तेजी से हंसते हुए कहता है तो श्रेयन क्या हुआ अगर तुम मुझे आज हरा पा रहे हो, लेकिन तुम तब भी मुझे मान नहीं पाओगे और मैं जैसे ही इन फ्यूचर रिकवर होता हूँ तुम्हें इसकी खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है श्रेयन के ऊपर। अब श्रेयन तेजी से खांसते हुए अपने मुंह से खून को रिलीज करने लगता है, लेकिन फिर भी जब श्रेयन हांटी आंडी की बातों को सुनता है वो मन ही मन सोचता है कि चाहे आज मेरी कैसी भी हालत क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे अभी के अभी ये हांटी आंडी का खत्म करना होगा, नहीं तो ऐसा मिजरेबल बैटल दोबारा से होगा। जिसके चलते अब श्रेयन अपने मुंह से खून को पोंछते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल देने लगता है और कहता है लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से आज जाने देने वाला हूँ। अब ये बोलते ही श्रेयन अपने पावर से जमीन पे धंसा हुआ वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर को आसमान में फ्लोट करवाने लगता है। फिर एट द सेम टाइम श्रेयन के बॉडी के अंदर से एक ब्रिलियंट ग्लो बाहर आता है। अब जैसे ही ये ब्रिलियंट फ्लेम अपीयर होता है हम उस स्क्वायर को ट्रैम्बल होते हुए देख पाते हैं। अब अचानक से उस स्क्वायर के बीचों बीच में एक और चमकता हुआ स्टोन पिलर राइज होने लगता है और इस पत्थर से बने हुए खम्बे को देखकर श्रेयन का फेस का स्माइल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है और अभी के लिए श्रेयन का बॉडी एक झटका खा के अपने आप को आग में जलाने लगता है। और भले ही अभी के लिए हांटी आंडी की आंखें पूरे तरीके से पिल हो चुका हो, लेकिन श्रेयन की ऐसी एक्शन को देखने के बाद उसकी आंखें काफी ज्यादा गुस्से में भर जाता है। अब वो एक पेनी सी आवाज में चीखते हुए कहता है अपनी दाऊदी बॉडी को सेल्फ इग्नोराइट कर रहे हो, यानी कि ये सुसाइड के बराबर है, क्योंकि अगर श्रेयन सच में अपनी दाऊदी बॉडी को इग्नोराइट करता है तो उसे फिर से इसे क्रिएट करके रिफाइन करने में कम से कम 100 सालों का टाइम लगने वाला है। और तो और इसके भी काफी हाई चांसेस है कि श्रेयन तब भी सक्सीड ना हो पाए और साफ तौर पे ये चीज श्रेयन के लिए काफी महंगी है। लेकिन इधर हांटी आंडी को इस तरीके से पैनिक होते हुए देख श्रेयन बस अपनी एक काम स्माइल के साथ अपने सर को हिलाने लगता है। अब श्रेयन के बॉडी को जलाने वाले फ्लेम और भी ज्यादा इंटेंस होने लगता है। अब जब काउंटलेस इंडिविजुअल्स इस सीन को देखते हैं ये सभी समझ जाते हैं कि श्रेयन अभी के लिए इन सब के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तो ये देखकर अलायंस के मेंबर चिल्ला कर कहते हैं अलायंस चीफ प्लीज आप ऐसे मत करो। ये कहते ही लाखों लाखों लोग अपने घुटने में आ जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर श्रेयन की बॉडी पूरी तरीके से ब्रिलियंट फ्लेम क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर जब ये फ्लेम का क्लस्टर अपीयर होता है वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर पे मौजूद हुए सारे के सारे हेवनली फ्लेम्स इसके सामने डिम हो गई होती हैं। अब इन सभी के अंदर से एक हमिंग साउंड रिलीज होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब सबऑर्डिनेट के रूप में अपने एम्परर का वेलकम कर रहे हैं। तभी इसी टाइम पर एक आवाज आसमान में गूंजता है और ये होता है फ्लेम डी श्रेयन का। अब श्रेयन कहता है मैं अपनी बॉडी को हेवनली फ्लेम में बदल के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शील कर दूंगा। तो हांटी आंडी चलो इस कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट को खत्म करते हैं। अब जैसे ही वो आखिरी स्टोन पिलर फॉर्म होता है ये फ्लेम सीधा का सीधा हांटी आंडी के ऊपर अपीयर होता है। फिर इमीडिएटली वो 23 तरीके के फायर पिलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर जैसे ही ऐसा होता है ये डायरेक्टली उस हेवनली फ्लेम के स्क्वायर के ऊपर बहुत ही
मिस्टीरियस ऑरे को बना लेते हैं। और अब जब आंटी आंडी इस फ्लेम ऑरे को देखता है, उसके फेस के वो एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मौत को देख लिया हो, जिसकी वजह से आंटी आंडी काफी स्पीडली पीछे जाने लगता है। लेकिन आंटी आंडी जस्ट विथड्रॉ किया ही होता है, वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर सीधे के सीधे स्पेस को तोड़ देता है। फिर वो फ्लेम फॉर्मेशन उसके ऊपर अपीयर होती है। फिर आंटी आंडी को उसके अंदर खींच लिया गया था। फिर अनगिनत आंखों के सामने ये फ्लेम फॉर्मेशन कई सारे पतले पतले फायर थ्रेड में बदल जाते हैं। फिर ये एक दूसरे में इंटर होके आंटी आंडी की बॉडी से लिपट जाते हैं। फिर फाइनली वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लाइट का क्लस्टर बन जाता है। लेकिन बस बात ऐसी होती है कि इस पल आंटी आंडी का बॉडी वहाँ पर दिखाई नहीं देता और बस उसका वो पेनी पेनी दहाड़ने की आवाज आसमान में गूंजने लगता है। अब आंटी आंडी हॉर्स आवाज में कहता है, मेरे हान प्लान की हजारों सालों की प्रिपरेशन तुम्हारे हाथों से बर्बाद हो चुका है, तो शोयान में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब जिस पल ये लाइट क्लस्टर अपीयर होता है, वो आग से बनी हुई पतले पतले धागे एक बहुत ही ह्यूज ककून को बना लेते हैं और ये ककून सीधे जाकर लैंड करता है हेवनली फ्लेम के स्क्वायर के ऊपर। और धीरे धीरे करके हम इसे हेवनली फ्लेम के स्क्वायर के ऊपर घुसते हुए देख पाते हैं। अब इंस्टेंट ही एक मिस्टीरियस फायर सिंबल किसी सिल की तरह पूरे स्क्वायर को सराउंड करता है। और चाहे अलायंस की आर्मी हो या फिर हो बाकी के एक्सपर्ट्स, ये सभी अपने बिना पलकों को झपकाए हुए उस फायर गगून को देख रहे होते हैं, जिसे हेवनली फ्लेम के स्क्वायर के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है। और ये सब लोग इस टाइम पर कांप रहे होते हैं, और जो कि पिछले आधे साल से सेंट्रल फ्लेस के ऊपर क़यामत फैली हुई थी, आज उन्हें उससे फाइनली छुटकारा मिल गया है। फिर मामला बस एक पल के लिए और शांत रहता है। फिर इमीडिएटली पूरे सेंट्रल फ्लेस में से तेज तेज से चीयर की आवाज गूंजने लगता है। और अभी के लिए गुयुआन और बाकी के लोग जो कि हेवनली फ्लेम के स्क्वायर को देख रहे होते हैं, उनके फेस को स्टन्ड एक्सप्रेशन कवर कर लेता है। अब वो सब सोचते हैं कि आखिरकार ये क्लाइमेट को रोक लिया गया है, लेकिन बस एक ही सेकंड के बाद उनके फेस का वो स्टन्ड इमोशंस एकदम वाइल्ड जॉय में बदल जाता है। और अभी के लिए अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। फिर कुछ सेकंड तक साइलेंट रहने के बाद ये सभी अपने पूरे ताकत लगा के हंसने लगते हैं। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि अब किसी के अंदर कोई भी डर मौजूद नहीं है। अब सीन चेंज होकर आता है मेडुसा और जूनर के ऊपर। और अभी के लिए ये दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होकर वो हेवनली फ्लेम के स्क्वायर को देख रहे होते हैं। और अब वो दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं, शोयान। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों अपने पति के वजह से पागल हो गए हों। अब ये दोनों क्रेजी तरीके से हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ दौड़ने लगते हैं। और ये दोनों ही स्क्वायर के पास पहुंचने के बाद कई सारे हेवनली फ्लेम के पिलर को देख पाते हैं। लेकिन दोनों की आंखें पॉज होती है बीच के ब्रिलियंट फ्लेम के ऊपर। और जैसा इन दोनों ने सोचा था, वो फ्लेम के पिलर के बीच में कोई भी मौजूद नहीं होता है। और इस पल ऐसा लगता है इन दोनों के ऊपर जैसे कोई कड़कती भड़कती हुई बिजली गिर गया हो। अब वो दोनों गंदे तरीके से रोने लगते हैं। लेकिन जब ये दोनों लेडीज डिप्रेशन में चले गए होते हैं, तभी दूर से इनके कानों में किसी की खांसने की आवाज गूंजता है। अब ये दोनों देखते हैं, वो आग का खंबा हटता है और एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होता है। और ये होता है शोयान। अब शोयान एक कमजोरी भरी आवाज में कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन बस मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मुझे इन फ्यूचर बस एक और फिजिकल बॉडी की जरूरत है, तो मुझे उसका क्रिएट करना होगा। अब ये सुनते ही ये दोनों ब्यूटीफुल लेडीज भूख की शेरनी की तरह शोयान के ऊपर झपट्टा मार लेते हैं। फिर दोनों ही रोते हुए आवाज में कहते हैं, अब तुम्हें अगली बार ऐसे हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर शोयान कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये कॉन्टिनेंट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन थोड़े सेकंड के बाद शोयान स्माइल करते हुए कहता है, ये आखिरी बार था। अब ये कहते ही शोयान देखता है वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर के मिडिल की तरफ, और वहाँ पर एक दाऊदी के सोल को सील किया गया होता है। और उस अंधकार के अंदर कैद होता हुआ दाऊदी का सोल धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा। और भले ही पिछली बैटल बहुत ही ज्यादा मिजरेबल रही हो, लेकिन अच्छी बात रही है कि एंड में जीता शोयान है। अब शोयान चारों तरफ के सेंट्रल फ्लेस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। अब आगे शोयान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, फ्लेम डी शोयान और एंसेस्टर शाहजवान, जिसे अचीव करने में मेरे एंसेस्टर शाहजवान फेल हो गए, मैंने आपके लिए उस चीज को कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस, इसी के साथ यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का पूरा नोवेल पार्ट। और गाइस, कल से हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं फ्लेम एम्परर को।
तो गाइस, आप लोगों को मेरी ये पूरी बैटल थ्रू दी हेवन का नोवेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्लेम एम्परर के साथ हमें कोई दूसरी नोवेल एक्सप्लेन करूँ, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।